हेलो एवरीवन, हम ऋग्वेदिक एरा को स्टडी कर रहे हैं और ऋग्वेदिक एरा में पॉलिटिकल कंडीशन को डिस्कस करने के बाद में अब हम डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमी, सोसाइटी और रिलीजियस कंडीशन के बारे में। इकोनॉमिक कंडीशन, ऋग्वेदिक आर्यंस की जो इकोनॉमी थी वो एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड थी। उस टाइम के फेवरेट एनिमल थे काऊ एंड हॉर्स। आर्यंस जो थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे और इस बात का पता हमें इससे चलता है कि जो ऋग्वेद है उसमें एग्रीकल्चर वर्ड को सिर्फ 24 टाइम्स ही मेंशन किया हुआ है। अगर हम मेन ऋग्वेद की बात करें तो उसमें केवल 3 बार एग्रीकल्चर वर्ड का यूज किया हुआ है। 21 टाइम्स तो बाद में लेटर ऐड किया है जिसको शेपक बोलते हैं। तो ये चीजें हमें बताती हैं कि उस टाइम जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रीकल्चर फोकस्ड नहीं थी। अगर हम ऋग्वेदिक एरा की बात करें तो उस टाइम करेंसी सिस्टम नहीं था, बार्टर सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। मींस आपको कोई सामान खरीदने के लिए कोई चीज़ वापस देनी होती थी, मतलब मनी नहीं था तो कोई चीज़ आपको खरीदनी है तो बदले में आपको कोई सामान देना होगा और उन सामान के लिए काऊ और निस्क का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। मतलब ट्रेडिंग के लिए काऊ और निस्क सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। मान लो आपको अनाज खरीदना है, 10 किलो गेहूँ खरीदने हैं तो उसके बदले में या तो आप उस टाइम काऊ दोगे या फिर निस्क दोगे। निस्क क्या होती थी? एक तरीके की गोल्ड ज्वेलरी होती थी। ओके, उस टाइम इंडस्ट्री जो थी वो ज़्यादा अच्छे लेवल पर डेवलप नहीं थी। हालांकि छोटे लेवल पर अगर हम बात करें तो कोई लेदर इंडस्ट्री, वुडन इंडस्ट्री जो है वो फ्लोरिश हो रही थी। नेक्स्ट है सोशल कंडीशन के बारे में कि उस टाइम सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो पैट्रियार्कल जॉइंट फैमिली सिस्टम था। जो वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण सिस्टम जो था वो इंसान के प्रोफेशन के ऊपर बेस हुआ करता था। जैसे प्रेजेंट टाइम में बर्थ बेस्ड है कि जिस स्कूल में इंसान ने जन्म लिया, जैसे ब्राह्मण फैमिली में किसी ने जन्म लिया तो वो जो पर्सन है चाहे मूड दिमाग हो लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण फैमिली को ही फॉलो करेगा। लेकिन उस टाइम इंसान का जो प्रोफेशन है, जो काम है, उसके बेसिस पर उसकी वर्ण सिस्टम लागू होता था। जो ऋग्वेद है उसके 10th मंडल का जो पुरुष सूक्त है वहां पर वर्ण सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। जो ऋग्वेदिक एरा जो था उसमें कास्ट सिस्टम नहीं था। सोशल बेसिस पर अगर हम देखें तो इक्वलिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन की जाती थी। वीमेन की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वीमेन को एजुकेशन का राइट था। घोषा, शिक्ता, अपाला, लोप मुद्रा ये जो थी वो उस टाइम की काफ़ी इंटेलेक्चुअल वीमेन थी। और अगर हम बात करें तो उस टाइम की जो वीमेन थी वो वॉरियर भी हुआ करती थी, योद्धा भी हुआ करती थी। और उस टाइम की एक वीमेन का नाम है विश्फला। विश्फला एक इम्पोर्टेंट वॉरियर वीमेन थी और जस्टिस के लिए लड़ती थी। वो किसी ग्रुप के लिए नहीं, जस्टिस के लिए लड़ती थी। अगर हम बात करें तो उस टाइम की सोसाइटी में, ऋग्वेदिक एरा की सोसाइटी में डाउरी सिस्टम नहीं था। हालांकि शादी के टाइम में कुछ गिफ्ट दिए जाते थे और उन गिफ्ट को वहतू बोलते थे। चाइल्ड मैरिज का कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है हमें उस टाइम का। विडो रीमैरिज उस टाइम होती थी। और इसके अलावा नियो कस्टम भी उस टाइम एग्जिस्ट करती थी। नियो कस्टम क्या होती है कि मान लो कोई जो औरत जो है वो बच्चे के लिए किसी पुरुष के साथ में रहती है, उसको नियो कस्टम बोलते हैं। मतलब शादी नहीं करना, लेकिन अगर आपको संतान प्राप्ति के लिए आपका जो प्रोसीजर है उसके लिए अगर आप किसी पुरुष के साथ रहते हो तो उसको बोलते हैं नियो कस्टम। जैसे कि महाभारत में जो पांडव हैं, 5 पांडव जो हैं, उनका ऐसे बोलते हैं कि उनका जो ओरिजिन है उनका इसी तरीके से हुआ था। नियोग जो कस्टम है वो उस टाइम फॉलो की गई थी। अच्छा, जो ऋग्वेदिक एरा में जो वीमेन जो थी वो स्टडी के लिए, अगर वो चाहती थी कि उनको पढ़ना ही है, एजुकेशन के ऊपर ही फोकस करना है, तो एजुकेशन के लिए अगर कोई वीमेन ये बोल दे कि मुझे पढ़ना ही है, मुझे शादी नहीं करनी, तो ऐसी वीमेन को बोलते थे अमाजू। इसके अलावा जो वीमेन है उनको मैन के साथ में इक्वली ट्रीट किया जाता था। मतलब सोसाइटी का एक इक्वल पार्ट उनको माना जाता था। इंटरकास्ट मैरिज उस टाइम हुआ करती थी। और जो ऋग्वेद है उसमें स्लेवरी के बारे में भी, मतलब दासता के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। जो आर्यंस लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और काफ़ी ज़्यादा वॉरियर लोग थे। लेकिन अगर हम बात करें कि वीमेंस को उस टाइम पॉलिटिकल राइट्स थे या फिर राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी हुआ करती थी, तो इस तरीके के कोई भी हमें जो ट्रेसेस हैं वो नहीं मिलते हैं। इससे शो होता है कि उस टाइम जो वीमेन हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स और राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट बात आती है रिलीजियस कंडीशन की। तो जो आर्यंस जो थे, ऋग्वेदिक आर्यंस जो थे, वो इस नेचर की जो भी पावर है उसको कंसिडर करते थे एज ए गॉड और उसकी फिर वो पूजा करते थे। ओके, पॉलीथिज्म, बहुत सारे भगवानों को वो मानते थे और उनकी पूजा किया करते थे। इसके अलावा हीनोथिज्म भी था। हीनोथिज्म क्या होता है? ये जो कंसेप्ट है वो जर्मन फिलोसोफर मैक्स मूलर के द्वारा दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो किसी डे स्पेसिफिक में
किसी स्पेशल देवता की पूजा करते, फिर दूसरे दिन वो जो देवता है वो तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती और फिर किसी और देवता की पूजा करते। जैसे कि आज आप करंट पर्सपेक्टिव में आप इसको रिलेट कर लो कि जैसे मंडे को ज़्यादातर जो लोग हैं वो गॉड शिवा की पूजा करते हैं, फिर ट्यूसडे को जो गॉड शिवा जो है इम्पोर्टेंट तो है लेकिन हनुमान जी की तुलना में, हनुमान जी के कंपैरिजन में वो लेस इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा ज़्यादा की जाती है। तो इस तरीके से सर्कमस्टेंसेस बेसिस पर, टाइम के बेसिस पर वो क्या करते थे, किसी एक भगवान को एक दिन के लिए स्पेशल पूजा करते, फिर दूसरे दिन उसकी इंपॉर्टेंस कम, किसी और भगवान को ज़्यादा पूजा करते थे। तो इसको, ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं हीनोथिज्म, और उस टाइम हीनोथिज्म मौजूद था। नेक्स्ट है मोनोथिज्म। उस टाइम के जो लोग हैं वो एक गॉड में भी जो एग्जिस्टेंस है उसमें भी बिलीव करते थे। निर्गुण भक्ति भी उस टाइम थी। निर्गुण भक्ति मतलब भगवान को मानते थे लेकिन उसकी गुणों की व्याख्या करने की, जब इंसान ये बोल दे कि हम में इतनी पावर नहीं है कि हम भगवान के जो गुण हैं, उनके जो वर्चू हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकें, मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी गुणों की व्याख्या करने की हमारे अंदर पावर नहीं है, उसको बोलते हैं निर्गुण भक्ति। तो ये उसमें भी बिलीव करते थे। अब उस टाइम के जो भगवान हैं, उस टाइम के जो गॉड थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है घोष। घोष जो है वो ओल्डेस्ट गॉड उस टाइम के हुआ करते थे। इंद्र जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, ऋग्वैदिक एरा के जितने भी गॉड हैं, जितने भी भगवान हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट गॉड की अगर हम बात करें तो वो हैं इंद्र। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड है अग्नि, ऋग्वैदिक एरा के। और जो अग्नि है इसको एज ए ह्यूमन और गॉड के बीच में मीडिएटर का रूप में इसको माना जाता है। आज भी प्रेजेंट टाइम में आप यज्ञ करते हो और यज्ञ में आप आहुति देते हो, आप यज्ञ में आहुति देते हो मतलब अग्नि में आप आहुति देते हो, तो एक तरीके से माना जाता है कि ये भगवान को समर्पित हो रही है जो भी हम आहुति दे रहे हैं। तो एक तरीके से अग्नि जो है वो मीडिएटर का रोल प्ले करती है ह्यूमन और गॉड के बीच में। नेक्स्ट गॉड है वरुण। ये थर्ड इंपॉर्टेंट गॉड थे ऋग्वैदिक एरा के। ओके, और नेक्स्ट है ऋत। ऋत क्या होता था कि ऋग्वेद में जो एथिकल, मोरल और फिजिकल सिस्टम था उस टाइम के संसार का, उसको बोलते थे ऋत। नेक्स्ट गॉड है पुषाण। जो पुषाण गॉड है उनको एनिमल्स का गॉड। अभी हमने जब इकोनॉमिक कंडीशन देखी तो हमने फोकस किया कि उस टाइम जो एनिमल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ करते थे लोग। ओके, तो ये चीज़ शो करती है कि उनकी उस टाइम एनिमल्स के भगवान भी थे जिनको पुषाण बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस टाइम की जो रिचुअल्स थी, उस टाइम के जो यज्ञ थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे, मतलब कुछ ही स्पेशल कोई विधि विधान फॉलो नहीं किया जाता था उस टाइम। रिचुअल्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। यज्ञ करने के लिए भी ज़्यादा कुछ कंडीशन नहीं हुआ करती थी, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से फॉलो किया जाता था सब कुछ। फैमिली का जो हेड हुआ करता था उसको यज्ञ करने की, परफॉर्म करने की पावर होती थी, मतलब वो यज्ञ परफॉर्म कर सकता था। इसके अलावा उस टाइम जो है, मतलब अगर हम ऋग्वैदिक एरा की बात करें तो मेल डाइटीज, मेल गॉड जो हैं उनकी ज़्यादा वर्शिप की जाती थी। और अब यहाँ पर जो जितने भी ऋग्वैदिक एरा में जो भी भगवान थे उनको तीन कैटेगरी में, तीन टाइप में यहाँ पर बांटा हुआ है। फर्स्ट है स्काई गॉड जिनको सेलेशियल डाइटीज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सन या फिर सूर्या, वरुण, मित्र और घोष ये आते हैं। सेकंड है स्पेस गॉड जिनको एटमॉस्फेयर डाइटीज के नाम से जाते हैं, इंद्र, वायु और मारुति। थर्ड है अर्थ के भगवान मतलब पृथ्वी के भगवान, टेरेस्ट्रियल गॉड जो हैं उसमें आते हैं सोम और अग्नि। तो ये हमने ऋग्वैदिक एरा के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अगर आप यहाँ तक आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उनके साथ में टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ में शेयर की जाती है। ओके, थैंक यू।